नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, हो सकता है वीडियो के स्टार्टिंग में 15-20 सेकंड तक आपको क्वालिटी क्लियर ना मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है, इसलिए आप वीडियो को एग्जिट ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर उनको बॉटम राइट में जो है, इधर नीचे जो है सब्सक्राइब बटन दिखेगा वीडियो में, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। आप फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको चैनल यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन नहीं दिख रहा है तो आप जो है डायरेक्टली यूट्यूब पे जा सकते हैं और वहाँ टाइप कीजिए गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस, सर्च बटन दबाएं और वहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा। आप उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको जो कोई भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये जो चैनल है बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी आपको पे कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपको एग्ज़ाम में आपके काफ़ी बेनिफिट जो है आपको देगी। तो चलिए दोस्तों, हम जो है आज अपना लेक्चर चालू करते हैं। पिछले उसमें हमने बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 1 लिया था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स पढ़ाए थे। जो अभी इसमें से थोड़े 2-3 अकाउंट रह गए हैं वो मैं आपको आज पढ़ा देता हूं। उसके बाद हम लोग लेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है कि आप किसी भी एंटिटी को, किसी भी कंपनी को बैंक कैसे आप कह सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। यह आपका इंटरव्यू का भी एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैंक, और किसको हम लोग बैंक कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं, तो वो आज हम लेंगे। तो चलिए आज हम लेक्चर की तरफ सीधे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आज आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर जो है अब हम हाइब्रिड डिपॉजिट्स या फ्लेक्सी डिपॉजिट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हाइब्रिड या फ्लेक्सी डिपॉजिट्स क्या है। हाइब्रिड से पता चल रहा है कि दोनों का मिक्सचर, जैसे कि पेट्रोल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी और सीएनजी गाड़ी है, आप उस गाड़ी को या तो सीएनजी पे भी चला सकते हैं या पेट्रोल पे भी चला सकते हैं, तो वो एक तरह की हाइब्रिड व्हीकल हो गई है। इसी तरह हाइब्रिड डिपॉजिट्स मतलब क्या हो गया, जहां पे डिमांड डिपॉजिट्स, आपके जो डिमांड हैं और जो आपके फिक्स डिपॉजिट हैं, जो कि एक टाइप के टाइम डिपॉजिट होते हैं। हम जानते हैं 2 टाइप के डिपॉजिट्स हमने पढ़े थे। क्या चीज़ दोस्तों, एक पढ़ा था हमने डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरा हमने पढ़ा था टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट मतलब एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद ही आप जो है उसको डिमांड कर सकते हैं और मतलब आप उससे मांग सकते हैं बैंक से कि एक, मान लीजिए 1 साल का आपने टेन्योर लिया है कि 1 साल तक जो है मेरा लॉक इन पीरियड रहेगा, उसके बाद ही मेरे जो अगर मैं पैसा मांगूंगा आपसे तो ही आप दीजिएगा। और दूसरा होता है डिमांड, मतलब कि आप कभी भी जो है विड्रॉल फॉर्म या चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू अपना अमाउंट जो है निकाल सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या कहते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट के कौन से होते थे दोस्तों, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और आपका फिक्स डिपॉजिट्स, ये सब क्या है, टाइम डिपॉजिट्स हैं। तो जहाँ पे डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ही हम लोग हाइब्रिड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं या फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। These deposits are a combination of demand and fixed deposits, ठीक है, introduced for meeting customers financial needs in a flexible manner, मतलब इसमें थोड़ी flexibility रहती है दोस्तों। Many banks had introduced this new deposit product some years ago to attract the bulk deposits from high net worth individuals, मतलब जो अमीर लोग होते हैं, जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा है, जनरली उसी को टारगेट किया जाता है इन हाइब्रिड डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए। ओनली ये आ सकता है दोस्तों कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए कौन सा अकाउंट जो है बैंक फेवर करती है खोलने के लिए, वो है हाइब्रिड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ओनली, अब देखिए इसमें क्या होता है, ओनली वन सेविंग्स करंट अकाउंट इज ओपनड एंड द टर्म डिपॉजिट्स issued under the scheme are recorded only on the bank's book, as no term deposit receipts are issued to the customer. However, the term deposit issuance and payment particulars would be reflected in the statement of this savings by current account for customers information / record. चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ दोस्तों, एक बार आगे भी पढ़ लीजिए। वंस द क्वांटम ऑफ डिपॉजिट्स इन सेविंग्स बाय करंट अकाउंट क्रॉसेज अ प्री एग्रीड लेवल, such surplus amount is automatically transferred to the term deposit account of a predetermined maturity, usually 1 year, in the customer's name
फॉर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट अर्निंग। चलिए अब मैं इसको आपको समझाता हूँ एक बार। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं इसको। देखिए मैंने आपको क्या कहा, देखिए जब भी आप लोग भी जानते होंगे, जब आपका मान लीजिए अकाउंट है बैंक में, अगर आपके पास मान लीजिए 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं आपके अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, आप चाहते हैं सेविंग्स अकाउंट मतलब कि एक डिमांड डिपॉजिट वाला अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, इसमें आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हैं। अब इसके अंदर इंटरेस्ट तो कम रहेगा दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट कम होता है। अब आपको जो है इतना पैसा इतना आप रखना नहीं चाहते क्योंकि आपका इतना यूज ही नहीं आता, तो आप क्या कहेंगे, चलो यार मैं 1 लाख रुपया जो है ना फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ कि जो है मुझे इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने आपका वो अमाउंट जो है सेविंग्स अकाउंट से निकाल के 1 लाख रुपया सेविंग्स आपका निकाल कर एक नया अकाउंट खोल दिया जिसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मान लीजिए खोल दिया, जो कि एक तरह का क्या है दोस्तों, टाइम वाला अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट वाला अकाउंट है। अब आप देखेंगे फिक्स डिपॉजिट आपको बैंक ने करा, उसके बाद 1 लाख रुपए का आपको एक एफडी सर्टिफिकेट दे देता है कि ये जो है पेबल, एक इसमें टेन्योर लिखा रहता है कितना अमाउंट आपने फिक्स किया है और कितना आपको पेबल होगा आफ्टर मेच्योरिटी। आफ्टर मान लीजिए 1 साल के लिए आपने खोला था तो 1 साल के लिए ऐसा लिखा रहेगा, टेन्योर 1 ईयर हो गया, उसके बाद अमाउंट 1 लाख रुपए हो गया, और पेबल जो आफ्टर मेच्योरिटी मतलब 1 साल के बाद अगर आप इस एफडी को तोड़ते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा वो आपको इसमें लिख के दे देगा। तो एक ये सर्टिफिकेट बैंक जो है आपको इशू कर देता है नॉर्मली। अगर मैं फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट की बात करूं तो दोस्तों फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, जनरली किसको टारगेट किया जाता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को करेंगे तो अब क्या है, कस्टमर के इसके अंदर एक क्या है, आपको जैसे एक नॉर्मली एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट दे दी जाती है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि बैंक जो है ना अपने पास एक अपने बैंक अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखता है कि हाँ हमने जो है एक फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट हमने इशू किया है कस्टमर को। बस कस्टमर के लिए क्या प्रूफ रहता है कि जो उसका स्टेटमेंट है, जो अकाउंट स्टेटमेंट है, जो उसकी अकाउंट पासबुक है, उसके अंदर वो एंट्री दिखाई देगी कि इतना अमाउंट जो है टुवर्ड्स एफडी जो है दे दिया गया है। मैंने आपको क्या बताया था, हाइब्रिड डिपॉजिट्स क्या होते हैं दोस्तों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट्स इंट्रोड्यूस फॉर मीटिंग कस्टमर्स नीड्स इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। तो क्या होता है दोस्तों, अगर जो आप फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट है, मान लीजिए फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट है, तो बैंक क्या करता है, एक जो है एक ही सेविंग्स अकाउंट, अगर आप सेविंग्स अकाउंट में भी फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं या फिर करंट अकाउंट को भी एज अ फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक जो है आपका एक ही सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट खोलेगा, और क्या होगा, एंड द टर्म डिपॉजिट्स अंडर द स्कीम आर recorded in the bank's book as no term deposit receipts are issued to the customer। मतलब किसी तरह के भी डिपॉजिट रिसीट जो है कस्टमर को नहीं दी जाती है इसमें। इसके हाउएवर जो मैंने क्या बताया कि उनको बैंक की पासबुक में ये चीज़ दिखाई देगी, इनकी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगी कि इतने अमाउंट का जो है आपके फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट से यहाँ से पैसा निकाल कर, आपके जो सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल कर आपके टर्म डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिया गया है, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिया गया है, ऐसा इनके स्टेटमेंट में दिखाई देगा। देखिए मान लीजिए क्या हो गया कि 25,000 रुपया जो है आपको मंथली यूज आता है, आपके अकाउंट में जनरली 30,000 रुपये रहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 5,000 रुपया जो है आपको एक्स्ट्रा हमेशा रहते ही है ना अकाउंट में। आपको यूज कितना है, 25,000 रुपये का ही, पर जनरली आपके अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपये रहते हैं। अब 30,000 में से 25,000 तो आप यूज कर लेंगे, बचा हुआ 5,000 रुपया तो आपका सेविंग ही हो गया ना। पर अगर आप इसको सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक क्या कहता है कि ये जो है ना, आप जो है 5,000 रुपये एक्सेस है ना, अगर 25,000 रुपया से 1 रुपया भी आपका ज्यादा रहेगा, वो सारा अमाउंट जो है आपका इस टर्म डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ऑटोमेटिकली ये अमाउंट यहाँ से स्वीप हो जाएगा, झाड़ू मार के इसको आपके इस अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। क्यों, इससे कि क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे 5,000 रुपये उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग्स अकाउंट में, पर यहीं अगर 5,000 रुपया टर्म डिपॉजिट में अकाउंट में उसके ट्रांसफर कर दिया गया तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए कस्टमर को इसमें फ़ायदा है ना अगर वो फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट खोलेगा। सपोज मान लीजिए अब उसके पास 25,000 रुपया है,
उसको यूज आता है हर महीने। अब उसके पास जो है हर बार जो है कभी 50,000 हो गया, कभी 60,000 रुपया हो गया, तो वो हर बार उसको बैंक आके टर्म डिपॉजिट खुलवाने की जरूरत नहीं है। बैंक क्या करेगा, जैसे ही देखेगा 25,000 रुपये का आपका प्री एग्रीड ट्रेवल से ज्यादा है आपका अमाउंट, तो आपका वो ऑटोमेटिकली जो है 25,000 से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा वो टर्म डिपॉजिट में डालता रहेगा। तो अब दोस्तों अगर अब ये बात आ जाती है कि अगर 25,000 से कम हो गया तब क्या होगा, क्या वापस पैसा यहाँ से यहाँ आ जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। रिवर्स स्वीप इज कैसे आपको देना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसे की कमी हो गई, 25,000 से कम आपके पास पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो और आपको क्योंकि आपका मंथली खर्चा 25,000 रुपये है, तो आप क्या करेंगे, थ्रू चेक जो है या किसी चेक के थ्रू बैंक को बोलेंगे कि आप जो है वापस जो है इस टर्म डिपॉजिट अकाउंट से मेरा पैसा वापस सेविंग्स में डाल दीजिए ताकि मैं अपने महीने का खर्चा चला सकूं। तो इस केस में क्या होगा, जहां पे मान लीजिए 20,000 रुपया रह गया उसके पास, तो वापस जो है उस चेक उसने 5,000 का दिया, तो इसमें से 5,000 रुपया वापस मान लीजिए इधर आ जाएगा, क्योंकि चेक को ऑनर करेगी बैंक और बोलेगी ठीक है आपने मुझे बोला है 5,000 वापस ट्रांसफर करो, तो मैं ये इसको वापस आपके टर्म डिपॉजिट अकाउंट से आपके सेविंग्स अकाउंट में वापस डाल देता हूं। तो ये जो है इसको, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स स्वीप। इसको क्या कहेंगे, जो यहां से यहां गया था उसको कहेंगे ऑटो स्वीप, अपने आप चला जाता है। पर यहाँ पे अपने आप नहीं जाएगा, आपको कुछ बैंक को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि आप जो है मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि मुझे महीने का तो खर्चा चलाना है, क्योंकि 25,000 रुपये मेरी जो है एवरेज मेरी खर्चा है ही महीने का। तो ये जो है रिवर्स स्वीप किया। अब क्या था कि मान लीजिए अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ 1 लाख रुपया हो गया था, अब आप जो है इसमें से यहाँ से वापस आपने रिवर्स स्वीप में 5,000 रुपया इसमें से निकाल लिया, तो आप देखेंगे यहाँ 95,000 रुपया रह गया। तो अब 95,000 के ऊपर वो फिक्स डिपॉजिट वाला रेट ही रहेगा, टर्म डिपॉजिट का जो रेट होगा उस पे लगेगा। बाकी ये 5,000 रुपये पे जो है रिड्यूस इंटरेस्ट रेट लगेगा, मतलब क्योंकि आपने इसको टर्म डिपॉजिट से निकाल के वापस सेविंग्स में डाल दिया है, तो अब इसको जो ये जो 5,000 रुपये हैं इसके ऊपर जो है उसको टर्म डिपॉजिट वाला रेट नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम रेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने टर्म डिपॉजिट अकाउंट से पैसा निकलवा लिया है ना, इसीलिए जो है इसका इंटरेस्ट रेट जो है इस 5,000 रुपये के ऊपर कम मिलेगा। बाकी 5,000 के ऊपर उतना ही, बाकी 95,000 के ऊपर उतना ही उसको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर को मिल रही है, उसको बार बार आके जो है ये बार बार बैंक को नहीं बोलना पड़ रहा है कि ये खोल दीजिए, ये इतनी बार मेरा बार बार मेरा पैसा, जब भी मेरे 50,000 हुए 60,000 हुए, आप हर बार बैंक आ रहे हैं बोल रहे हैं ये लीजिए 20,000 रुपये डाल दीजिए, 30,000 रुपये डाल दीजिए मेरे डिपॉजिट अकाउंट में, टर्म डिपॉजिट अकाउंट में। तो ये काम जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटराइजेशन का जमाना है, इसीलिए ऑटोमेटिकली आप जो है अगर बैंक के सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो 25,000 से मान लो ऊपर कभी भी होगा वो जो है ऑटोमेटिकली जो है आपके टर्म डिपॉजिट अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दिस इज द प्री एग्रीड लेवल। ये प्री एग्रीड लेवल अभी 25,000 है, आप कुछ भी रख सकते हैं, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 कुछ भी रख सकते हैं। जैसी आपकी सेविंग्स है उस हिसाब से आप रख सकते हैं, जितना आपको यूज आता है आप उतना ही सेविंग्स में रखिए, बाकी पैसा जो ऊपर का है वो सारा टर्म डिपॉजिट में चला जाएगा, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला अकाउंट आप ये पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया, इसको आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है आपका दोस्तों एनआरओ अकाउंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट। एनआरओ की फुल फॉर्म आती है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट। एनआरओ अकाउंट्स में बी ओपन बाय मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंट सेविंग्स अकाउंट, recurring account और fixed deposits accounts and they should be denominated in Indian rupees। दोस्तों ध्यान रखिए ये अकाउंट जो है इंडियन रुपीज में ही खुलता है, मतलब जो भी पैसा इसमें होगा वो इंडियन रुपीज में ही होगा। नॉन रेसिडेंट लोग जो हैं ये खोल सकते हैं। ये जनरली क्यों खोले जाते हैं दोस्तों? मान लीजिए जो आपका कोई एनआरआई आदमी है जो बाहर रह रहा है, भारत से बाहर रह रहा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी मान लीजिए इंडिया में है और उसने उस पर रेंट पे चढ़ा रखा है, तो उसको रेंट जो आएगा या फिर उसको जो डिविडेंड आएगा, किसी उसने कुछ खरीदा होगा, कुछ इंडिया में किसी स्टॉक में उसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा, उसका कंपनी का कुछ प्रॉफिट हुआ तो उसको डिविडेंड आ रहा है, तो वो डिविडेंड जो है वो इसको अपने एनआरआई अकाउंट में डाल सकता है। तो जनरली ये उन लोगों के लिए खोला जाता है जिनको अर्निंग्स जो होती हैं थ्रू डिविडेंड्स, थ्रू रेंट या किसी इंटरेस्ट के थ्रू मिलती है, तो इनके लिए बेसिकली ये खोला जाता है क्या, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। नाम से दिख रहा है रुपी है तो रुपीज में डिनोमिनेशन के अंदर ये अकाउंट खोला जाता है, मतलब जो है इसमें फॉरेन करेंसी नहीं चलेगी। अगला आप देखेंगे
नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, NRE अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, एनआरआईज में भी परमिटेड टू ओपन NRE अकाउंट विद देयर रेसिडेंट क्लोज रिलेटिव्स। इसके अंदर क्या है दोस्तों कि NRE अकाउंट के अंदर क्या है, NRI खोल सकता है अकाउंट, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो NRI की है, NRI ही जो है ये अकाउंट खुलवा सकता है और कोई नहीं खुलवा सकता है, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है तो मतलब NRI ही खुलवा सकता है। तो इसके अंदर क्या है, उसके साथ साथ एक उसका रेसिडेंट क्लोज रिलेटिव, कोई उसका क्लोज रिलेटिव है जो कि रेसिडेंट, जो इंडिया में ही रह रहा हो, उसके साथ मिलके वो खोल सकता है। तो जो ये रेसिडेंट क्लोज रिलेटिव होता है, इसको क्या है, अलाउड किया जाता है, वो एलिजिबल होता है अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द NRI। मतलब उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है कि आप जो है NRI का जो है, आप NRI ने जो ये अकाउंट खोला है, NRE अकाउंट जो खोला है उसने, नॉन रेसिडेंट ने, आप उसके क्लोज रिलेटिव हो, तो इसलिए जो है आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है कि आप जो है उसके अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। तो आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक बार। देखिए दोस्तों, NRE अकाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, करेंट, रिकरिंग या फिक्स डिपॉजिट, किसी भी फॉर्म में आप खोल सकते हो। सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, करेंट अकाउंट खोल सकते हो NRE में। उसके सच अकाउंट्स कैन बी ओपनड ओनली बाय द नॉन रेसिडेंट हिमसेल्फ एंड नॉट थ्रू द होल्डर ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब जो उसका क्लोज रिलेटिव है, आप उसको नहीं बोल सकते कि आप खोल दो, नॉन रेसिडेंट को खुद ये खोलना पड़ेगा और साथ में अपने क्लोज रिलेटिव को लेना पड़ेगा एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, तो देखिए, अकाउंट विल बी मेंटेन्ड इन इंडियन रुपीज। ये देखिए, ये भी इंडियन रुपीज में ही मेंटेन होता है। जो भी एक्रूड इंटरेस्ट इनकम एंड बैलेंसेस हेल्ड इन NRE अकाउंट्स आर एक्सटेंट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। देखिए, NRO जो हमने नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट था, उसके अंदर जो भी आपका इनकम हुआ, आपका जो भी इंटरेस्ट उसमें आपको मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा दोस्तों। पर NRE अकाउंट के अंदर टैक्स नहीं लगता है। इट इज क्या कहते हैं, जो भी आपका उस पर इंटरेस्ट आएगा, जो भी उसके ऊपर बैलेंस रहेगा, उसके ऊपर ना ही इनकम टैक्स लगेगा, ना ही वेल्थ टैक्स लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन से अकाउंट में जो है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स नहीं लगता है, ऑप्शन दे देगा NRO अकाउंट, NRE अकाउंट। तो आपको क्या टिक करना है दोस्तों, NRE अकाउंट, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है, NRI को खुद खुलवाना पड़ता है। तीसरी चीज ध्यान रखिएगा, NRO अकाउंट और NRE अकाउंट दोनों ही इंडियन रुपीज में मेंटेन होते हैं, इसमें कोई फॉरेन करेंसी नहीं चलती है। जनरली क्या होता है, NRE अकाउंट वो लोग भी खोलते हैं जो अपनी, जो बाहर रह के जो है रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट हैं, और बाहर रह के अपनी कुछ कमाई कर रहे हैं, कुछ दूसरी करेंसी में कुछ कमाई कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो सारी की सारी जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज में चेंज हो जाए, तो वो अपने NRE अकाउंट में डाल सकते हैं, और उससे क्या होगा, करेंसी कन्वर्जन हो जाएगा और वो जो है इंडियन रुपीज में रख सकते हैं। रिपैट्रिएशन मतलब कि दोबारा जो है इंडियन रुपीज को वो दोबारा उस करेंसी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, ये भी NRE अकाउंट में एक फैसिलिटी होती है। ध्यान रखिएगा, रिपैट्रिएशन जो है, रिपैट्रिएशन स्पेलिंग देख लीजिए, रिपैट्रिएशन। ठीक है, मतलब कि आपने मान लीजिए डॉलर जो है NRE अकाउंट में जमा किए, तो वो अकाउंट में आपका डॉलर जो है वो इंडियन रुपीज में चेंज करके जमा कर दिया गया। आप चाहते हैं कि दोबारा इंडियन रुपीज से आपको डॉलर मिल जाए, तो वो भी इसमें पॉसिबल है। तक मान लीजिए आपको डॉलर की यूज आ रही है, तो आप दोबारा अपने इस इंडियन रुपीज को जो है, जो आपके NRE अकाउंट में है, उसको आप डॉलर में चेंज करके यूज कर सकते हैं। इसी को कहते हैं रिपैट्रिएशन, मतलब चेंजिंग टू दी ओरिजिनल। ओरिजिनली तो उसके पास क्या था, डॉलर था, डॉलर को रुपये में चेंज किया था उसने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और NRE अकाउंट में कोई भी इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स नहीं लगता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने NRO पढ़ लिया, हमने NRE पढ़ लिया। E फॉर एक्सटर्नल होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो नॉन रेसिडेंट्स के लिए ही है। अगला तीसरा आप देखेंगे, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट, FCNR, B फॉर बैंक अकाउंट। देखिए, FCNR-B अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, ओनली इन द फॉर्म ऑफ, मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, टर्म डिपॉजिट्स है दोस्तों।
टर्म मतलब कि ये क्या था, यहाँ पे सेविंग्स करेंट सब खोल सकते थे आप। एनआरओ में और एनआरई में क्या था, आप सेविंग्स खोल सकते थे, करंट खोल सकते थे, फिक्स डिपॉजिट खोल सकते थे, रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते थे। पर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट के अंदर आपको क्या है दोस्तों, सिर्फ टर्म डिपॉजिट्स, मतलब कि जो टाइम वाला था ना, टाइम डिपॉजिट्स आप वहीं खोल सकते हैं। मतलब कि मिनिमम 1 to 5 ईयर्स तक का आप जो है खोल सकते हैं। FCNR अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स डिपॉजिट्स ऑफ 1 to 5 ईयर्स। मतलब ये जो अकाउंट खुलेगा इसके अंदर डिपॉजिट्स जो भी आप जमा करेंगे उसका टेन्योर 1 से लेके 5 ईयर्स तक रहेगा। आप सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, आप सेविंग्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट को, क्योंकि क्या है, ये अकाउंट में आप सिर्फ क्या मेंटेन कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, ये भी नॉन रेसिडेंट खोलता है ये अकाउंट भी, ये भी ध्यान रखिए। इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिपुलेटेड बाय द, ये भी ध्यान रखिए, इंटरेस्ट रेट जो है आर स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करता है। एनआरओ अकाउंट और एनआरई अकाउंट के अंदर जो जिस बैंक में भी आपने ये खुलवाए हैं उसके इंटरेस्ट रेट, जो इन दोनों के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बैंक खुद डिसाइड करता है। पर FCNR अकाउंट के लिए जो इंटरेस्ट रेट जो है वो कौन जो है डिसाइड करता है, वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट कैन बी इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, मतलब कि कोई भी करेंसी में आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रुपये में ही रहना चाहिए, आप डॉलर में, येन में, किसी में भी आप रख सकते हैं इस अकाउंट को, कोई भी करेंसी आप इसमें रख सकते हैं। पर एनआरओ और एनआरई में क्या था, आपको इंडियन रुपीस के अंदर ही वो अकाउंट को रखना होगा। तो आप ध्यान दे सकते हैं, एनआरओ एनआरई और FCNR का हमने पढ़ लिया। एनआरओ एनआरई के जो भी सेविंग्स रेट या जो भी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो कौन डिसाइड करता है, वो खुद वो बैंक डिसाइड करता है जिसके अंदर आपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट खोला है। पर FCNR अकाउंट में कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके अंदर क्या था, एनआरओ और एनआरई के अंदर आप सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं। पर आप FCNR के अंदर सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट खोल सकते हैं फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स तक। ठीक है, और तीसरी चीज आप ये ध्यान रखिए, आपका जो मतलब ये तीनों ही उसके लिए हैं। तीसरी चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो एनआरओ है, एनआरई है, एनआरओ अकाउंट जो है वो कौन खोलता है दोस्तों, जिनकी इंटरेस्ट इनकम जो है, इंटरेस्ट आता है या फिर उनका कोई प्रॉपर्टी है, रेंट वेंट के लिए क्वेश्चन आता है कि रेंट जिसको है, इंडिया में किसी की प्रॉपर्टी है एनआरआई की और उसके थ्रू रेंट आता है तो उसको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो उसको खुलवाना चाहिए कौन सा, एनआरओ अकाउंट। ठीक है, रेंट और इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए कौन सा अकाउंट खोला जाता है, एनआरओ। एनआरई अकाउंट जनरली किस लिए खोला जाता है, आप बाहर रहते हैं और आप जो कमा रहे हैं डॉलर्स में, आप उसको चाहते हैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना, किसी भी करेंसी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो वो आप एनआरई अकाउंट खोलिए। ठीक है, और FCNR में क्या है कि आपको कोई भी करेंसी रख सकते हैं, इंडियन रुपीज़ होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, बाकी दोनों में ये ज़रूरी है। चलिए अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के इसमें। दोस्तों आगे का टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए, रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड अ बैंक। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे कि आप किसी भी कंपनी को आप जो है आप बोल सकते हैं कि ये जो है एक बैंकिंग कंपनी है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये एक बैंक है। देखिए, द टर्म बैंकिंग हैज़ बीन कम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये क्वेश्चन आता है कि ये बैंकिंग जो टर्म है ये किसके अंदर डिफाइंड है दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ध्यान रखिए, BRA ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बैंकिंग के लिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1949 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टर्म बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, ऑर्डर और अदरवाइज। इसका मतलब क्या है, बैंकिंग वही है जहां बैंक आप तभी यूज कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए जब आप उसका काम क्या हो कि पब्लिक से, जनरल पब्लिक से जो है पैसा लेना, मतलब डिपॉजिट्स जो है जनरल पब्लिक से लेना और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना या फिर किसी को पैसा लोन पे देना या लेंड करना।
और अगर कस्टमर अपना पैसा वापस मांग रहा है, जिसने पैसा वो डिपॉजिट किया है बैंक में, अगर वो चाहता है कि वो एकदम पैसा अपना मांग रहा है आपसे बैंक से, तो वो पैसा जो है उसको मिलना चाहिए। अगर वो कंपनी जो है वो पैसा उसको ऑन डिमांड वो पैसा नहीं देती है, तो इसका मतलब वो बैंक नहीं है। ठीक है, तो एसेंशियल्स टू मतलब जनरल पब्लिक से लेना और इन्वेस्टमेंट करना या फिर उसको लेंडिंग करना, यही बैंकिंग का मेन जो फंडा है। Essentials to satisfy the requirements of the above definition are laid down as below। देखिए सबसे पहला क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या तो लेंडिंग करे या इन्वेस्टमेंट करे। तो देखिए कुछ कंपनियां, अगर मैं ये कहूं कि वो लोगों से पैसा तो ले रही है, पर वो अपने ही ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को के अंदर ही वो पैसे को यूज कर रही है, तो वो थोड़ी ना आपकी बैंक कहलाएगी। क्यों, भले ही वो एक काम कर रही है कि लोगों से पैसा ले रही है, पर वो अपने ही बिजनेस में उसको यूज कर रही है ना, वो अपना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ा रही है, अपना ट्रेडिंग बढ़ा रही है, वो लोगों को थोड़ी ना दे रही है इन्वेस्ट, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना कहीं कर रही है, ना ही लोगों को लेंडिंग कर रही है, ना ही वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसको हम बैंक नहीं कहेंगे। तो पैसा लेना जनरल पब्लिक से और लोगों को देना, लेंड करना और या इन्वेस्टमेंट करना, ये बैंक का मेन काम है, तभी उसको हम लोग बैंक कह सकते हैं। तो डिपॉजिट शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। Only a firm or company and not an individual are permitted to act as a bank। मतलब आप कोई भी इंडिविजुअल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बैंक, इन इंडिविजुअल कैन नॉट बी अ बैंक। ध्यान रखिए, एक इंडिविजुअल है मतलब ये आदमी है या मैं ही हूँ, बी आदमी, कोई भी आदमी हो, वो खुद जो है एक बैंक नहीं कहला सकता। या तो कोई फर्म हो या कंपनी हो, वही बैंक कहला सकती है। देखिए, एन इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड टू एक्ट एज अ बैंक एंड ही शी कैन नॉट यूज दिस टर्म इन द बिजनेस। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है वो बैंक की तरह एक्ट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिए। अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10 पार्टनर्स, अगर एक फर्म है जिसके अंदर 10 पार्टनर्स हैं, वो बन सकता है बैंक, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है पब्लिक से और दे रहा है लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर उसमें 10 से ज्यादा पार्टनर है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बैंक। ठीक है, दूसरा क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर 1956 के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट हुई है और वो एक्सेप्ट कर रही है लोगों से पैसा और लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इट कैन बी कॉल्ड अ बैंक, अ बैंकर और अ बैंकिंग कंपनी। यानी कि एक्सेप्ट करना और लोगों को देना, इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग करना। और तीसरा क्या चीज कि वो उसको जो है इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दी इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, तभी वो बैंक कहला सकती है। ध्यान रखिए, मनी लेंडर्स जो हैं वो बैंकर्स नहीं होते, जो हम कहते हैं ना महाजन, साहूकार या शेट्टीज, दे आर नॉट बैंक्स। क्यों, क्योंकि वो जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, वो कोई कंपनी नहीं है, उनको कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, वो बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए उनको हम लोग बैंक भी नहीं कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, अभी बता दिया आपको। एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, तो लेंडिंग करे और साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या दोनों काम कर सकते हैं, तो बैंक कहला सकती है। ठीक है, दोनों काम होने चाहिए, पब्लिक से पैसा लेना भी और पर्पस क्या होना चाहिए, फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिट और क्या है तीसरा, क्या अगर आदमी जो है जिसने पैसा जमा किया था, पब्लिक ने जो पैसा जमा किया था, उनको अगर वो पैसा वापस चाहिए तो बैंक को ऑनर करना है उस चीज को, और अपना पैसा अगर वो मांग रहे हैं तो उनको वो पैसा दे देना चाहिए ऑन डिमांड। ठीक है, thus the principal function of a bank is to accept deposits from the public for the purpose of lending and investment. In addition to the above principal functions, banks are authorized to carry out certain other transactions as provided under section 6 of the Banking Regulation Act 1949. Discounting of bills या safe deposit lockers और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस हो गए, collection of checks and bills, conducting foreign exchange transactions, wealth management services, securities trading और आपके सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ये सब एक्सेप्टेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, ये सब भी बैंक के ही काम है। ये चीज ध्यान रखिए, ये अलग और जो काम है जो बैंक करती है, पर प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखिए, बैंकिंग का ये जो टर्म बैंकिंग है वो मैंने आपको बताई तो थी कि वो कहाँ है, बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। उसका कौन सा सेक्शन है ये भी ध्यान रख लीजिए, सेक्शन नंबर 5B।
ये आ सकता है बैंकिंग कौन से सेक्शन में डिफाइन करी गई है, बैंकिंग टर्म सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, वो आया है आपका इसमें। तो ये चीज हो गई आपकी कि हाउ जो आप रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड अ बैंक मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में काफी सुना होगा। इसमें एक टर्म यूज होता है स्मॉल अकाउंट्स। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए आपके पास जो है एक सेविंग्स अकाउंट होना, आपको सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो आपके पास कुछ एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, कुछ इस तरह का होना चाहिए। पर कई लोग जिनके पास ये नहीं है उन लोगों के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया जो है, तो जिन लोगों के पास ये आधार कार्ड और इस तरह के कोई पहचान पत्र नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है बैंकर्स को बोला गया कि आप स्मॉल अकाउंट्स खोलिए। स्मॉल अकाउंट्स मतलब क्या है दोस्तों कि उनको जो है, जो भी पर्सन है उसको जो है बैंक ऑफिशियल की सामने जो है अपना एक फोटो लेना होगा, अपना फोटो चिपकाना होगा, उसके ऊपर साइन करने होंगे या अंगूठा लगाना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल। तो वो जो है उसका एक तरह का आइडेंटिटी बन जाएगा, उसको वो जो है फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए, फॉर एनी दिस पहचान पत्र के लिए वो उसको अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसको बैंक की पासबुक मिल जाएगी उसके बेस पे, तो वो अप्लाई कर सकता है किसी आधार कार्ड के लिए, इलेक्शन कार्ड के लिए, किसी चीज़ के भी लिए। तो ये स्मॉल अकाउंट जनरली 12 मंथ के लिए पहले खोले जाते हैं ताकि जो है लोग जो है अपना पहचान पत्र इसके थ्रू बना ले। इसको लिमिट कैसे किया गया है दोस्तों, देखिए इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। जितने भी पूरे 1 साल के अंदर जो है क्रेडिट आप जितने भी कर, आप उसको अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, कितना तक, मैक्सिमम 1 लाख रुपया तक ही जो है उसके अंदर पैसा डाला जा सकता है। ध्यान रखिए एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स, मतलब पूरे साल के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा उस अकाउंट में जमा नहीं होना चाहिए स्मॉल अकाउंट के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, आप किसी भी मंथ में 10,000 रुपया से ज्यादा विड्रॉ या ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट 10,000 रुपये तक ही आप उसको पैसा आप अकाउंट से 1 महीना में निकाल सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, या दोनों मिला के जो है 10,000 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विड्रॉल और ट्रांसफर मिला के 10,000 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 मंथ में। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए एक पहले महीने से लेकर 12वें महीने तक किसी भी पॉइंट में अकाउंट में 50,000 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैंने 1 लाख रुपया जमा कर दिया तो अब तो ये तो किसी भी पॉइंट पे 1 लाख से ज्यादा होगा। दोस्तों ये क्या आपने जमा करने के लिए थोड़ी ना रखा है। मान लीजिए अब आप 1 लाख रुपया इसमें जमा कर रहे हैं तो आप हर महीने खर्चा भी तो, हर महीने आप एक बार में 1 लाख रुपया थोड़ी ना डाल रहे हैं, आप पूरे साल में डाल रहे हैं। अब मान लीजिए पहले महीने मेरे 10,000 रुपये थे, अब आपने उसके अंदर एक 15,000 रुपये और डाल दिए तो टोटल 25,000 हो गए। अब उसमें से आप खर्चे के लिए भी तो यूज करेंगे, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 50,000 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप ये ना समझे कि 1 लाख रुपया आपने पूरा डाल दिया तो उसमें खर्चा ही नहीं होगा, खर्चा तो होगा, तभी तो आप स्मॉल अकाउंट वैसे भी खोल रहे हैं। आपने कोई करप्शन करने के लिए, ब्लैक अमाउंट करने के लिए थोड़ी ना ये स्मॉल अकाउंट खोला है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि 1 लाख रुपया से ज्यादा पूरे साल में क्रेडिट नहीं होना चाहिए, कि पूरे 12 महीने में मिला के 1 लाख रुपए से ज्यादा इस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि 1 महीने में आप 10,000 रुपया से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तीसरा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 50,000 रुपया से ज्यादा इस अकाउंट में नहीं होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि प्राइम मिनिस्टर की काफी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये जो बनाया गया, इस योजना को लॉन्च किया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन को, कि बैंकिंग सर्विसेज ये जो हैं वो नीचे से नीचे वर्ग तक के लोगों तक पहुंचे, जो भी इकोनॉमी में बेनिफिट है